अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको करने जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इससे पहले हम जो चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से इजी फिजिक्स चैनल पे हमने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, आप उन वीडियोस को लाजमी देखेगा, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल थे, जो टॉपिक थे, उनको जब आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको न्यूमेरिकल हल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि अक्सर औकात स्टूडेंट जो होते हैं उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं। अब ये न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह क्या है और एक ही फार्मूले से न्यूमेरिकल को हम कैसे हल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में आप कौन सी एक ऐसी गलती करते हो जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, और न्यूमेरिकल को एक ही फार्मूले से हल करने का तरीका और न्यूमेरिकल आपको आसान कैसे लगेंगे, तो ये आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने 15.1 से 15.5 तक के न्यूमेरिकल जो है वो करने हैं। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक और मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि आप इस चैप्टर के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल हुए हैं उन फार्मूला को आप अलग से निकाल के लिख लें। क्योंकि जब आप उन फार्मूला को अलग से निकाल के लिख लेंगे, किसी अपने स्टिकी नोट्स पे अलग से रजिस्टर पे आप उसको नोट कर लें, तो जब भी आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको फौरन पता चलेगा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना है। और इसी वजह से स्टूडेंट को न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, क्योंकि वो टॉपिक तैयार नहीं कर पाते, उनके अंदर जो फार्मूला का इस्तेमाल हुआ होता है उनको ध्यान से देखते नहीं है, फार्मूले उनको याद नहीं होते, तो जिस वजह से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल जो है वो मुश्किल लगते हैं। हम नेक्स्ट आगे चल के कुछ और क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट पे आपसे बोले थे उनके बारे में भी आंसर करेंगे, लेकिन हम अब स्टार्ट करते हैं 15.1 न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो होती है इसको आपने ध्यान से रीड करना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल की जब आप स्टेटमेंट को रीड करोगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, टू फाइंड हमने क्या करना है, और कैलकुलेशन या सॉल्यूशन उसका कैसे करना है। और जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज करवाने वाला हूं ऐसे आप करें तो आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आएंगे, आपका 0.5 मार्क भी नहीं कटेगा। तो 15.1 न्यूमेरिकल जो है इसकी स्टेटमेंट है, कहता है अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन टू 40 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स कहता है 2000 हो और मेन सप्लाई से जो आपने वोल्टेज दिया वो 240 वोल्ट है और आपने इसको कन्वर्ट करना है 12 वोल्ट में, तो आपने क्या बताना है इसमें, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो आपने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल जो बतानी है। तो आपको फौरन पता चल गया होगा अगर आपने चैप्टर नंबर 15 के आर्टिकल ट्रांसफार्मर को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि हमने वहां पे बताया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। तो अब यहां पे हम आपको बना के भी दिखा देते हैं, जरा देखिएगा। ये एक छोटा सा हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं यहां पे। तो जब उसने हमें कहा कि 240 मेन सप्लाई उसने जो गिवन दी है वो 240 वोल्ट है, इसको 12 वोल्ट में हमने कन्वर्ट करना है। इफ देयर आर 2000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल जो है इस पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, और यहां पे जो आप प्राइमरी को वोल्टेज दे रहे हो वीपी वो कह रहा है कि 240 वोल्ट दे रहे हो। इसी तरह से इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 240 वोल्ट है और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम 12 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 240 है और जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो Vs इज इक्वल टू हमारे पास 12 वोल्ट है। तो Vs हमारे पास 12 वोल्ट है।
और जो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी है वो 2000 है, और नंबर ऑफ टर्न्स हमने सेकेंडरी जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी आती हैं। और हम देखते हैं अब इसको, ये देखिए फिगर में आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइमरी वोल्टेज 240 है, सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब पहले वोल्टेज 240 था, बाद में वोल्टेज कम हुआ है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वोल्टेज जिसमें लार्जर हो और सेकेंडरी वोल्टेज लेस देन हो, ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन। इसने स्टेप डाउन करवा दिया है, 240 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है, यानी वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया है। तो इस वजह से ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। अब हम लिखते हैं यहां पे गिवन डाटा हमारे पास क्या है, तो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है वो गिवन इसने दिया हुआ है कि प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास जो है ये हम लिख लेते हैं। तो प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास है जी 240 वोल्ट है, Vp इज इक्वल टू 240 वोल्ट है। और जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है वो भी हम देख लेते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज भी गिवन है। सेकेंडरी वोल्टेज को Vs से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास है जी 12 वोल्ट। और इसी तरह से जो 2000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल जो है इसकी टर्न्स भी हमें दी हुई है कि प्राइमरी कॉइल्स की टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो इसको हम Np से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कि हमारे पास है 2000। अब हमने टू फाइंड मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो वो हमने क्या करनी है, NS, ये हमने फाइंड आउट करनी है। सेकेंडरी टर्न्स जो हैं ये हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना होता है कैलकुलेशन में, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की वीडियो के अंदर हमने वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड करने का एक फार्मूला मैथमेटिकली फॉर्म आपको दिखाई थी, जो कि हमारे पास थी Vs बाय Vp इज इक्वल टू Ns बाय Np। Vs मीन सेकेंडरी वोल्टेज, Vp मीन प्राइमरी वोल्टेज, Ns मीन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, Np मीन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो अब हमने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो हमने मालूम करना है। तो Ns इस साइड पे रहेगा राइट साइड पे, और Np लेफ्ट राइट साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा जरा इसको, Ns इज इक्वल टू Vs बाय Vp इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहां पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा Np, यानी Ns हमने फाइंड करना था, Np इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब हमने वैल्यूज लगानी है बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो हम वैल्यूज लगाते हैं, Ns हमने मालूम करना है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमने मालूम करनी है। तो Vs हमारे पास कितना है, Vs हमारे पास है 12 वोल्ट डिवाइड बाय
Vp हमारे पास है 240 वोल्ट, मल्टीप्लाई हमारे पास Np कितना है, Np नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल वो है 2000। Ns इज इक्वल टू Vs मीन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल लिख दिया, Vp मीन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल हमने लिख दिया, Np मीन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल जब वो हमने लिख दिया है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं हम। तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 12 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाय 240। तो यार हमारे पास 100, तो Ns हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स की जो टर्न्स हैं वो आगे हमारे पास 100 टर्न्स हैं। Ns इज इक्वल टू 100। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से करके बॉक्स कर देना है, यानी इसको हाईलाइट हमने कर देना थोड़ा। जब इसको हाईलाइट कर देंगे तो यहाँ पे आप आंसर लिख दें। यानी ये तरीकाकार है जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आते हैं। न्यूमेरिकल में अगर आपने फुल मार्क्स हासिल करने हैं तो आपके इस तरह से गिवन डाटा टू फाइंड कैलकुलेशन या सॉल्यूशन इसको कह सकते हैं, वी नो दैट लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकली फार्मूला लिखना पड़ेगा, देन जो आपने चीज फाइंड करनी है उसको आप फाइंड करें। तो इस तरह से हमने जो चीज मालूम करनी है वो एक साइड पे रहेगी, दूसरी आप सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएं। फिर हम बाय पुटिंग द वैल्यूज, आपने वैल्यूज लगानी है, देन आपने आंसर कैलकुलेट करना है, आंसर का वर्ड लिखना है, इसको आपने हाईलाइट करना है, इस तरह से बॉक्स कर दें आप, तो बिल्कुल आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 15.1 कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं हम। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आप ध्यान से रीड किया करें ताकि न्यूमेरिकल को आप समझ सकोगे इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है और हमने फाइंड क्या करना है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल इस वजह से गलत कर जाते हैं कि वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ही ध्यान से नहीं समझते, जिस वजह से उनको पता ही नहीं चलता हमने फाइंड क्या करना है, वो गलत सा फार्मूला लगाते हैं, न्यूमेरिकल गलत कर जाते हैं। तो आपने न्यूमेरिकल को, अगर आप समझते हो कि न्यूमेरिकल आपको आसान लगे तो आपको जस्ट एक काम करना है, आपने चैप्टर के अंदर जो भी फार्मूला इस्तेमाल हुए उनको अलग से स्टिकी नोट्स पे निकाल के लिख लें और या रजिस्टर पे लिख लें, नोट कर लें किसी जगह पे। देन आपने क्या करना है, देन आपने न्यूमेरिकल करने स्टार्ट कर देने हैं, तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेंगे, आपको बिल्कुल भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेंगे। और इस तरह जस्ट एक फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल 100% मैं गारंटी देता हूं कि बिल्कुल ठीक होगा। तो रीड करते हैं स्टेटमेंट 15.2 न्यूमेरिकल की। कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। आपने सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करना है। तो यहां पे हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो बनाया हुआ है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते थे जो वोल्टेज को बढ़ाता था, यानी अगर आपने लेट्स सपोज यहां पे कम वोल्टेज दी है तो वो यहां पे ज्यादा वोल्टेज करेगा, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी टर्न्स जो है उसकी टर्न्स कम हो, किससे, सेकेंडरी से। इसको एक कॉइल को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरी को सेकेंडरी बोलते हैं। तो अगर प्राइमरी टर्न्स कम हो किससे, सेकेंडरी टर्न से, तो ऐसा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर होगा प्राइमरी वोल्टेज से तो उस ट्रांसफार्मर को भी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से ही जानते हैं। तो अब यहां पे हम आपको बताते हैं जरा, फिर न्यूमेरिकल के गिवन डाटा की जानब टू फाइंड की जानब चलते हैं। यहां पे आपको जरा कुछ चीजें बता दें। तो उससे पहले उसने कहा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो 1:100 है, यानी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो टर्न रेशियो उसने कहा 1:100 है। इसका मतलब जो सेकेंडरी टर्न्स हमारे पास हैं वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली NS हमारे पास कितना होगा, फिर 100 होगा। NS इज इक्वल हमारे पास 100 है। और NP टर्न्स जो है वो उसने कहा है कि 1 है, यानी ये 100 टर्न्स है और यहाँ पे जस्ट एक टर्न है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए हमने ज्यादा टर्न बनाई है, तो आप बेशक इसकी एक टर्न बना सकते हो। यानी यहाँ पे हम 100 टर्न्स तो नहीं बना पाए, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 100 टर्न्स का जो वर्ड यूज किया हुआ है, तो आप इसको एक टर्न बना के इस तरह से आप दिखा सकते हो।
क्लियर बात जी। अब जो वोल्टेज उसने कहा एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी का जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वीपी वो है 20 वोल्ट। तो आपको मालूम क्या करना है, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। आपने यहां पे वीएस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक आपके माइंड में फौरन आ गया होगा कि हमारे पास अगर प्राइमरी वोल्टेज 20 है और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब कि हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज क्या आएगा, 20 वोल्ट से ग्रेटर आएगा, लार्जर वोल्टेज आएगा। तो यही ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हम गिवन डाटा की जानब जो है वो चलते हैं। गिवन डाटा में हमें क्या दिया उसने, टर्न रेशियो हमें यहां पे गिवन दी हुई है। तो लिखते हैं कि टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर जो है हमें गिवन में दी हुई है। हम इसको देख लेते हैं कि टर्न रेशियो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो टर्न रेशियो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है NS बाय NP लिखते हैं और ये इज इक्वल टू होगा 100 डिवाइड बाय 1, क्योंकि सेकेंडरी की टर्न्स ज्यादा है, प्राइमरी की टर्न्स कम है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं जी प्राइमरी वोल्टेज हमें गिवन दिया हुआ है। प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज वीपी इज इक्वल टू हमारे पास है जी 20 वोल्ट। मालूम क्या करना है, टू फाइंड, हमने सेकेंडरी वोल्टेज है उसको फाइंड आउट करना है। सेकेंडरी वोल्टेज वो हमने मालूम करना है। वीएस ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखते हैं जी। वी नो दैट, हम जानते हैं Vs बाय Vp इज इक्वल टू NS बाय NP। ये ट्रांसफार्मर का हमने फार्मूला, मैथमेटिकली फार्मूला जो है वोल्टेज फाइंड करने का, प्राइमरी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी फाइंड करने का फार्मूला बनाया था। तो अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है। तो डेफिनेटली सेकेंडरी वोल्टेज जो हमारा लेफ्ट साइड पे रहेगा, वीपी प्राइमरी वोल्टेज जो हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे Vs इज इक्वल टू NS बाय NP मल्टीप्लाई Vp। Vs इज इक्वल टू NS बाय NP, यानी अब हम लिखते हैं यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यूज। पहले आप लिख लें यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज। हाँ वैल्यूज यहां पे लगाते हैं। Vs हमारे पास इज इक्वल टू NS बाय NP। NS बाय NP हमारे पास जो है वो है 100 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई हमारे पास Vp कितना है, प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास जो है 20 वोल्ट है, हम यहां पर लिख देते हैं। तो अब आप क्या करें, कैलकुलेशन करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 20 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। यानी 2000 वोल्ट हमारे पास आ गया सेकेंडरी वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसको हमने 20 वोल्ट दिया था प्राइमरी कॉइल को, उसने उन वोल्टेज को देख लें आपके कितना बढ़ा दिया है, उसको 2000 वोल्ट कर दिया है। यानी प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास था 20 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज कितना आ गया हमारे पास, सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया जो कि आ रहा है 2000 वोल्ट। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा 15.2 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं 15.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो है उसको ध्यान से रीड करते हैं। द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 100:1। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ रहा है जिसकी टर्न रेशियो है 100:1 एंड AC वोल्टेज ऑफ amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary?
तो सेकेंडरी के अंदर हमने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें प्राइमरी टर्न्स जो होती हैं वो लार्जर होती हैं सेकेंडरी टर्न से। इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, दैट ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं, स्टेप अप के केस में क्या आता है, वोल्टेज अप होते हैं, प्राइमरी को थोड़े वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी के अंदर ज्यादा वोल्टेज पैदा करते हैं। लेकिन स्टेप डाउन के केस में क्या होगा कि प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये उसको स्टेप डाउन करवा के हम वोल्टेज को यानी डिक्रीज करते हैं। जैसे कि मेन सप्लाई से जब आपको वोल्टेज आते हैं, मेन सब स्टेशन से जैसे आ रहे होते हैं या ग्रिड स्टेशन से आते हैं आपको, तो वहां पे स्टेप डाउन करवा के आपको घरों तक 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल वो मिलता है, आपको 220 वोल्ट का पोटेंशियल आता है, यानी वो स्टेप डाउन करवाते हैं ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं जिसमें प्राइमरी वोल्टेज लार्जर होता है देन सेकेंडरी वोल्टेज के। एक तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, तो अगर प्राइमरी की टर्न ज्यादा सेकेंडरी की कम है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे उसने कहा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 100:1 है, यानी इसमें हमारे पास जो हमारे पास टर्न्स आ रही हैं उसकी बात कर रहा है कि हमारे पास टर्न्स जो होंगी वो प्राइमरी की टर्न्स कितनी है और सेकेंडरी की टर्न्स हम देखते हैं। तो प्राइमरी की टर्न्स हमारे पास है जी 100 टर्न्स है और जो सेकेंडरी की टर्न है वो 1 टर्न है। अब यहाँ पे 100 हम बना नहीं सकते थे, आपको दिखाने के लिए हमने जरा कर दिया। उसके बाद है जी अल्टरनेटिंग सप्लाई 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज दिया है वो 20 वोल्ट उसने दिया हुआ है। और उसके बाद जो करंट उसने दिया है वो हमारे पास जो है सॉरी ये 20 वोल्ट नहीं है, 170 वोल्ट है। वोल्ट हमारे पास है ये प्राइमरी वोल्टेज। और उसके बाद द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर। अगर प्राइमरी का करंट हमारे पास जो है वो 1 मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर प्राइमरी का करंट है। तो व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी, आपने सेकेंडरी का जो है करंट भी फाइंड करना है और सेकेंडरी का वोल्टेज जो है वो भी आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर मालूम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं कि गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। तो टर्न रेशियो हमारे पास जो है वो गिवन है, टर्न रेशियो ऑफ फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो फॉर स्टेप डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो जो हमारे पास है वो है NS/NP, NS/NP इज इक्वल टू 1/100। क्योंकि सेकेंडरी की टर्न देखें हमारे पास 1 है और जो प्राइमरी की टर्न्स है वो हमारे पास 100 है। हम यहाँ पे 100 बना नहीं पाए, आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा कोशिश की है इसको। तो NS सेकेंडरी टर्न्स 1 है और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी जो है वो हमारे पास 100 है। एक तो गिवन डाटा में हमारे पास ये चीज है। उसके बाद प्राइमरी वोल्टेज हमें गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज जो कि होता है VP से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास है जी 170 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास करंट अक्रॉस प्राइमरी वो भी गिवन है। करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल वो भी हमें गिवन है, IP से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी करंट को और वो हमारे पास है जी 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली जो होता है 10 की पावर -3 होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ -3 एम्पेयर हमारे पास करंट आता है।
तो अब हम देखते हैं जी, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी टर्न रेशो हमारे पास गिवन थी, प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास गिवन था, और हमारे पास जो है प्राइमरी करंट गिवन था। तो अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड जो करना है वो है, एक तो हम सेकेंडरी वोल्टेज को फाइंड करेंगे और उसके बाद सेकेंडरी करंट जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है। सेकेंडरी वोल्टेज Vs, ये हमको क्या करना है, मालूम करना है। और उसके बाद हमने सेकेंडरी करंट जो है, करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल जो, वो भी हमने मालूम करना है। करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल IS, तो ये भी हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करने से जो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इसमें हम लिखते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Vs बाय Vp इज इक्वल टू होगा Ns बाय Np। अब हमने मालूम क्या करना है, इसमें हमने Vs मालूम करना है, यानी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हमने मालूम करना है। इसको हम इस साइड पे रहने देते हैं, Vp इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Vs इज इक्वल टू Ns बाय Np मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज Vp। अब हम लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज लगाते हैं। तो Vs इज इक्वल टू Ns बाय Np, Ns बाय Np ये हमारे पास है 1/100 मल्टीप्लाई Vp हमारे पास कितना है, Vp हमारे पास 170 है। तो Vs इज इक्वल टू आ जाएगा 170 डिवाइड बाय 100। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, 170 डिवाइड बाय 100, .7 आ रहा हमारे पास, यानी जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है 1.7 वोल्ट हमारे पास आ गया है। इसको जरा हम हाईलाइट कर देते हैं, यानी एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली है, एक आंसर हमारा निकला है। अब हमने करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, हमने सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस करंट मालूम करना है कि करंट हमारे पास कितना आता है। तो इसके लिए हम फिर से यहां पर लिखते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि प्राइमरी पावर जो होती है वो इज इक्वल टू होती है सेकेंडरी पावर के। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर होती है। पावर को हम जानते हैं कि पावर P इज इक्वल होता है VI के। अब यहां पे हम वैल्यू लगाते हैं, VI पावर की जगह पे ये प्राइमरी पावर है, प्राइमरी वोल्टेज आएगा, प्राइमरी करंट आएगा। PS सेकेंडरी पावर है, तो यहां पे क्या आएगा, V सेकेंडरी वोल्टेज आएगा और IS यानी सेकेंडरी करंट आएगा। अब हमने मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना था सेकेंडरी करंट। हम सेकेंडरी करंट को एक तरफ रख लेते हैं, IS इज इक्वल टू VP IP डिवाइडेड बाय VS, यानी सेकेंडरी वोल्टेज इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब हम वैल्यूज जो है वो यहां पे लगाते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं जी, वैल्यूज लगा देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास IS इज इक्वल टू VP हमारे पास कितना है, प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास था 170,
हम लिख देते हैं 170। उसके बाद आईपी हमारे पास, प्राइमरी करंट हमारे पास कितना है, प्राइमरी करंट है 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 एम्पेयर। उसके बाद Vs सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास कितना है Vs, ये है 1.7। इसको हम क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेशन इसकी हम कर लेते हैं। 170 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.7। तो ये आ रहा हमारा 0.1, हम यहां पे लिख देते हैं 0.1 और साथ में हमने इसका यूनिट लिखना है, एम्पेयर इसका यूनिट है। और अब इसको हम यहां पे जरा आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख देते हैं कि IS इज इक्वल टू 0.1 और साथ में एम्पेयर करंट का यूनिट होता है। जब भी आपने किसी न्यूमेरिकल को करना है तो आपने उसका यूनिट लाजमी लगाना होता है, क्योंकि यूनिट के मार्क्स होते हैं। तो इसलिए आपने जब यूनिट आप नहीं लगाओगे आपका 0.5 मार्क जो है वो कट सकता है, तो आपने यूनिट लाजमी लगाना होता है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसको हाईलाइट कर देना इस तरह से करके। तो ये थोड़ा हम ठीक कर देते हैं लाइन को यहां से। और यहां पे आप इसको आंसर लिख दें इस तरह से। यानी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया था और हमारे पास प्राइमरी टर्न्स गिवन थी, सेकेंडरी टर्न्स गिवन थी, प्राइमरी वोल्टेज गिवन था, प्राइमरी करंट गिवन था, सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट हमने फाइंड आउट करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन डाटा लिखा कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, फिर हमने जो फाइंड करना था वो लिखा कि फाइंड क्या करना है, फिर फार्मूला लगाया और हमने फार्मूले में सबसे पहले हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड किया। जब हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड कर लिया तो देन हमारा जो फार्मूला था वो हमारा जा रहा था, क्योंकि हमने सेकेंडरी करंट फाइंड करना था, तो इसके लिए हमें प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के बराबर रखनी पड़ी। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता। तो प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के जब बराबर आई, फिर प्राइमरी जो हमारे पास वोल्टेज था और प्राइमरी करंट वो हमने लगा, क्योंकि हम जानते हैं पावर P इज इक्वल टू VI होता है। इस तरह से हमने PS यानी सेकेंडरी पावर में हमने VS सेकेंडरी वोल्टेज और IS सेकेंडरी करंट लगाया। फिर हमने IS की क्या मालूम करना था, इसको इस साइड पे रखा, VS इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड कर दिया, फिर हमने वैल्यूज लगाई। हमारा आंसर कैलकुलेशन करने के बाद आया सेकेंडरी करंट हमारे पास 0.1 एम्पेयर आया, यानी इस कॉइल के अंदर जो करंट होगा वो 0.1 एम्पेयर होगा और इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 1.7 वोल्ट। आप देखें पहले 170 वोल्ट था जिसको 1.7 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। करंट पहले 1 मिली एम्पेयर था, अब 0.1 एम्पेयर आ गया। मतलब ये हुआ कि अब वोल्टेज को क्या करवा दिया हमने, डाउन करवा दिया। इन्हीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसी को बोलते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.3 हमारा कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.4 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से रीड करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल की। कहते हैं कि ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेन टू 12 वोल्ट। एक ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, जिसको 240 वोल्ट AC मेन की सप्लाई दी जाती है और उसको 12 वोल्ट में कर देता है। हैज 4000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की जो टर्न है वो 4000 है। हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। आपने सेकेंडरी कॉइल्स पे टर्न मालूम करनी है कि कितनी होंगी। इफ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, अगर ट्रांसफार्मर हमें 100% एफिशिएंसी देता है तो व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट कितना फ्लो होगा ये भी आपने बताना है। व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पेयर। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर वो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट AC को 12 वोल्ट AC में तब्दील कर देता है। अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद, टर्न्स की तादाद 4000 हो, तो सेकेंडरी कॉइल में आपने टर्न्स की तादाद यानी चक्रों की तादाद मालूम करनी है। अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें, जबकि सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास करंट है वो 0.4 एम्पियर है। तो यहां पे हमने दो चीजें मालूम करनी है।
एक तो हमने जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी है वो हमने मालूम करनी है, और दूसरी चीज हमने मालूम करनी है इसमें प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो कितना है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन डाटा। गिवन डाटा में हम लिखते होते हैं जो चीजें हमें उसने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर बताई होती हैं। तो कहते हैं ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट एसी मेन्स, यानी हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है पहले वो लिख लें। Vp इज इक्वल टू 240 वोल्ट है, और जो सेकेंडरी वोल्टेज है Vs वो इज इक्वल टू हमारे पास है जी 12 वोल्ट। अब उसके बाद उसने कहा कि हैज 4000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास एनपी हैं वो उसने बता दिया कि 4000 है। तो अब आपने टर्न्स मालूम करनी है जो सेकेंडरी कॉइल की, और उसके बाद हमें गिवन डाटा में उसने दिया है कि करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वो हमें गिवन है, करंट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल वो भी लिख देते हैं यहाँ पे गिवन डाटा में, क्योंकि हमारे पास है करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें करंट आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और वो इज इक्वल टू है जी 0.4 एम्पेयर। अब हम देखते हैं कि फाइंड हमने क्या करना है। एक तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो है वो मालूम करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जो कि हमारे पास एन एस से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल जो है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने फाइंड आउट करनी है, प्राइमरी करंट भी फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड करेंगे। हम यहां पर लिखते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, Vs बाय Vp इज इक्वल टू Ns बाय Np। अब हमने इसमें Ns जो है मालूम करना है, तो Np इस साइड पे डिवाइड राइट साइड पे हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Ns इज इक्वल टू Np इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो Vs बाय Vp मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा Np। अब हम क्या लिखते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज। वैल्यूज अब हम इसके अंदर लगाते हैं। Ns इज इक्वल टू Vs सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट हमारे पास है, डिवाइड बाय Vp हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज 240 वोल्ट है, मल्टीप्लाई Np नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल की जो है वो 4000 है,
अब इसमें से NS की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ट्वेल्व मल्टीप्लाई 4000 डिवाइड बाय 240, तो ये हमारे पास आ रहा है 200। टर्न्स आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, यानी बॉक्स कर देना आपने इसको। एक आंसर हमने फाइंड कर लिया है और साथ में आप आंसर लिख दें इस तरह से। अब दूसरा जो उसने कहा था हमें कि अगर ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट हो, यानी इसमें हमारे पास जो प्राइमरी पावर है वो सेकेंडरी पावर के बराबर आ रही है, तो 100% एफिशिएंसी तभी होती है जब कोई आइडियल सिस्टम होता है। तो यहां पे वो आइडियल सिस्टम की बात कर रहा है, तो हम लिख देते हैं फिर से, वी नो दैट हम जानते हैं कि प्राइमरी पावर इज इक्वल टू होती है सेकेंडरी पावर के जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, और पावर P इज इक्वल टू होता है VI के, ये भी हमें पता है। प्राइमरी पावर है तो हम लिखते हैं VI लिखते हैं, पावर क्योंकि बराबर होती है VI के, लेकिन प्राइमरी पावर है तो वोल्टेज भी प्राइमरी आएगा, करंट भी प्राइमरी आएगा। इसी तरह से PS मतलब सेकेंडरी पावर है तो पावर का फार्मूला तो VI ही होता है, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी है तो इसलिए सेकेंडरी वोल्टेज, यहां पे सेकेंडरी करंट आ जाएगा। अब हमने क्योंकि प्राइमरी करंट फाइंड करना है, ये इस साइड पे रह जाता है IP इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VS IS डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, यानी इस तरह से हमारे पास आएगा। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं। हम लिखते हैं यहां पे बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज। इसमें हम वैल्यूज जो है वो लगाते हैं, तो हमारे पास IP यानी प्राइमरी करंट इज इक्वल टू आ जाएगा VS, हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज किसके बराबर है, सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास है जी 12 वोल्ट, डिवाइड बाय VP, हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो कितना है, प्राइमरी वोल्टेज 240 है, मल्टीप्लाई हमारे पास IS यानी जो सेकेंडरी करंट हमारे पास है वो है 0.4 एम्पेयर। तो हम लिखते हैं यहां पे IP इज इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाय 240, तो यार हमारे पास 0.02 और साथ में करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो हम लिख देते हैं यहां पे 0.02 एम्पेयर। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको बॉक्स कर देना है, और साथ आपने यहां पे लिख देना आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा जो है 15.4 वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने दो चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी थी। एक हमने NS इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और दूसरा हमने फाइंड करना था प्राइमरी करंट। तो हमने पहले नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी फाइंड की, उसके बाद हमने प्राइमरी करंट जो है उसको फाइंड आउट किया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता पावर स्टेशन जनरेट 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच इज फेड टू आवर ट्रांसमिशन लाइन। कहता है कि पावर स्टेशन 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन को मुहैया की जाती है। व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें बहने वाला आपने करंट मालूम करना है। इफ द इनपुट वोल्टेज इज 250 kV, यानी अगर आपने जो वोल्टेज उसको दिया है इनपुट वोल्टेज वो 250
केवी दिया है, यानी 250 किलो वोल्ट अगर आपने उसको वोल्टेज दिया तो आपने उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है लाइन के अंदर वो आपने बताना है कि कितना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी गिवन डाटा, कि हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है, उसके बाद हम फिर टू फाइंड फिर कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो हमें यहां पे पावर उसने गिवन दी हुई है, पावर P इज इक्वल टू 500 मेगावाट। मेगा जो होता है 10 की पावर 6 होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जी इसने हमारे पास जो वोल्टेज हमें है वो गिवन दिए हुए हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू हमारे पास है जी 250 kV या 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वोल्ट, यानी 1 किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 के बराबर होता है, तो इसलिए 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, साथ में वोल्टेज का यूनिट है तो वो लिख दिया हमने साथ। अब आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने फाइंड करना है कि करंट फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन, यानी करंट हमने आई हमको क्या करना है, मालूम करना है। हम लिखेंगे वी नो दैट अब देखें ये चीज मैं आपको बता रहा था कि आपको न्यूमेरिकल मुश्किल लगती है क्योंकि आपने फार्मूला जो है उनको याद नहीं किया होता। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपको न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगते हैं। जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूं तो आपको साथ साथ न्यूमेरिकल आ रहे होंगे क्योंकि आपने फार्मूला लर्न किए होंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल के फार्मूला को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो न्यूमेरिकल आपको मुश्किल नहीं लगते। वी नो दैट हमें पता है कि पावर और वोल्टेज अगर हमारे पास गिवन है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, पावर P इज इक्वल होता है VI के। अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, हमने करंट मालूम करना है। डेफिनेटली करंट इस साइड पे रहेगा, राइट साइड पे, वोल्टेज लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे वो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो I करंट इज इक्वल आ जाएगा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब हम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज, by putting the values। तो हम वैल्यूज इसके अंदर लगाते हैं। करंट हमारे पास I हमने मालूम करना है इज इक्वल टू पावर हमारे पास है जी 500 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 6 है वाट में, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वोल्टेज है वो 250 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 3 है। तो करंट I हम मालूम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हम कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 3। तो ये आ रहा हमारे पास 2000 एम्पेयर। अब इसको साइंटिफिक में हम लिख सकते हैं, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो हमने यहां से पॉइंट को मूव करवाना है 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो करंट I इज इक्वल टू हम लिख देंगे 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 3 एम्पेयर करंट का यूनिट होता है, वो साथ अपने लाजमी लिखना होता है। तो इस तरह से हमने करंट इस न्यूमेरिकल के अंदर मालूम करना था, वो हमने मालूम कर लिया। अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, अब इसको हम बॉक्स कर देते हैं इस तरह से, हाईलाइट यानी कि हो जाएगा ये, और यहाँ पे हम इसको आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आपका जो है वो कंप्लीट हुआ 15.5। यानी ये तरीकाकार होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने का। यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मुश्किल इसलिए लगते हैं बिकॉज अपने फार्मूला अच्छी तरह से याद नहीं किए होते, आपने चैप्टर के अंदर जो लेक्चर होते हैं उनको अच्छी तरह से लर्न नहीं किया होता, जिस वजह से आपको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं और आपने स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं किया होता। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करते, जिस वजह से उनका न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और एक फार्मूले से ही आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। जस्ट लाइक जैसे ये लगाया हुआ हमने, एक फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल हल कर लिया। तो बड़ा आसान है कि आप वो फार्मूला लगाएंगे। आप देखें जो आपने सबसे पहले तो ये करना होता है कि चैप्टर के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल हुए होते हैं उनको आपने अलग से निकाल के लिखना होता है।
उसके बाद आप देखा करें कि कौन सा फार्मूला लग सकता है कि जिसमें एक चीज अननोन हो बाकी नोन हमें हो यानी मालूम हो, वो फार्मूला अलग से निकाल के लिख लें, आपका न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल लगने की वजह यही होती है। उसके बाद न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स क्यों नहीं आते स्टूडेंट के? अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे फुल मार्क्स नहीं आते। तो फुल मार्क्स ना आने की वजह ये होती है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो न्यूमेरिकल को एक प्रॉपर मेथड से करते नहीं है। जैसे हमने किया हुआ है कि न्यूमेरिकल में गिवन डाटा टू फाइंड कैलकुलेशन या सोल्यूशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर आंसर हाईलाइट किए हुए हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज को थोड़ा लिखा हुआ है। इस तरह से करके आप नीट एंड क्लीन न्यूमेरिकल किया करें, आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आएंगे। और न्यूमेरिकल जो है उसमें कौन सी एक आप ऐसी गलती करते हो जिससे आपका सारा न्यूमेरिकल गलत होता है, और वो गलती ये है कि आप जब फार्मूला गलत लगा दोगे, तो जब आप फार्मूला ही गलत लगा दोगे, आपने फार्मूला ही गलत लगा दिया तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा, आपको 0 मार्क मिलेगा उसमें। तो इसलिए न्यूमेरिकल को करते हुए जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बताता हूं, अब इनको जरूर फॉलो किया करें, क्योंकि इस तरह से आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स भी आते हैं, आपको न्यूमेरिकल आसान भी लगते हैं। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.1 से 15.5 तक के हमने कंप्लीट कर लिए। और साथ एक और बात जो मैं अक्सर आपको जब भी चैप्टर हमारा एंड होता है तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना है और अपना सेल्फ टेस्ट आपने लेना है। यानी आपने क्या करना है, सेल्फ टेस्ट लेना है आपने अपना। वो किस तरह से आपने लेना है कि सबसे पहले तो आप चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल हमने वीडियोस की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दूंगा, आप उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखें। उसके बाद हमने जो है एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज के वो भी किए हुए हैं, उसकी वीडियो भी वो भी देखेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की वीडियो को भी आप देखेगा। तो देन आपने क्या करना, जब सारा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा, अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी, तो आप अपना खुद से बुक बंद कर दें और टेस्ट बनाएं। जब आप टेस्ट बना लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसमें एमसीक्यूज रख लें, आप उसमें 6 मल्टीपल चॉइस रख लें और 5 शॉर्ट क्वेश्चन रख लें और 9 मार्क का आप जो है एक्सटेंसिव पार्ट रख लें, यानी एक आर्टिकल और एक न्यूमेरिकल जो है वो आप रख लें। तो इस तरह से आपको क्या होगा, आपको सेल्फ टेस्ट लेने से ये पता चल जाएगा कि आपका ये चैप्टर कितना तैयार हुआ है। यानी चैप्टर को तैयार करने का ये बेहतरीन तरीका है कि आपको चैप्टर मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि आपने सेल्फ टेस्ट नहीं लिया होता। जब आप सेल्फ टेस्ट करते हो तो आपका वो चैप्टर तैयार हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि चैप्टर मेरा तैयार है कि नहीं तैयार है। तो इसलिए आपने इस मेरी बात को लाजमी आप जो है वो अपने पल्ले बांधने इस बात को कि आपने इस बात को मेरी को लाजमी मानना है, ताकि आपका चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए और आपको फिजिक्स आसान लगने लग जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।